आज हम रिहेबिलिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों में से हो सकता है जिनके बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो कोटा की बंसल क्लासेस के बारे में जरूर जानते होंगे। अब क्योंकि सबने यहाँ पे मेरे को ऑडियंस दिखाई नहीं दे रही है, नॉर आई कुड सी दी पीपल हु आर ऑनलाइन, तो ये पता नहीं चलेगा कि कितनों ने इस बात को देखा है। तो मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि मिस्टर बंसल जब 24 साल की उम्र में थे और कोटा, जेके कोटा में ही वॉज ए प्लांट इंजीनियर, तब उनको चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। तो उनका डायग्नोसिस किसी ने बनाया। ये उन्होंने बताया था कि वो एम्स में भी आए थे बहुत साल पहले। तो उनको कहा गया कि उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो 24-25 साल की यंग एज में जब आदमी को कोई डायग्नोसिस ये बोलते हैं कि उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और ये भी कहा गया है कि उनको कि आपको इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो वो उनके लिए और किसी के लिए भी बड़ा डिसहार्टनिंग होगा। तो लेकिन कभी कभी आप आदमी जो है सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है और उस लाइफ का कोर्स चेंज कर देता है। आज मैं अगर जो 30 साल बाद, 30-40 साल बाद, आई थिंक ऑलमोस्ट 30-35 साल बाद, अगर जो यहाँ बैठ कर दोबारा बंसल साहब के बारे में बात करूँ, तो ये कहूंगा कि उन्होंने 2000 करोड़ का एजुकेशन एम्पायर क्रिएट किया। बंसल क्लासेस जो कि कोटा में है, वो एक जमाने में इंडिया का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर था, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग कोचिंग टीचिंग सेंटर था। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आदमी चल फिर नहीं पा रहा था और सोचा कि अब क्या करेंगे, हुआ ऐसा कि उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे अराउंड द वर्ल्ड लोगों को, टॉप मसल डिसऑर्डर्स एक्सपर्ट्स को, कि मेरे को ये बीमारी डायग्नोस किया है। और उस टाइम ना तो जेनेटिक्स था ना कोई दवा थी, और एक मसल बायोप्सी करके बताया जाता था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो इंग्लैंड के एक प्रोफेसर ने उनको कहा कि मुझे भी पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरी एक आपको राय ये है कि आप ऐसा काम करें जिसमें आपकी फिजिकल डिपेंडेंस कम हो, और टीचिंग एक बड़ा अच्छा मेथड है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले अपने कॉलोनी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और धीरे धीरे करके पढ़ाने में बहुत होशियार थे। जिसको भी पढ़ाते थे कॉलोनी में या आसपास के बच्चों सबका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता था। तो ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हो गई। लोगों ने कहा भाई आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो एक अपना सेंटर खोल दीजिए। एंड रेस्ट इज द स्टोरी के उन्होंने एक इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया कि जो है वो 2000 करोड़ का एम्पायर बना दिया। तो कभी कभी भगवान का जो प्लान होता है हमको पता नहीं होता है, वो आपके लिए कुछ और ही बड़ी चीज उसने अप्रूव कर रखी होती है और आगे होती है। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है कि जिन लोगों को भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उससे एकदम डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर जो भगवान ने हमसे एक अपॉर्चुनिटी कम दी है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। और इस तरह से सोच के अगर जो हम लाइफ का अपना रवैया चेंज करेंगे। कि कोई कुछ कमेंट भी लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, सर बंसल सर वर्किंग एट ए फैक्ट्री वर्कर एट अर्ली एज। यस यस, ठीक कह रहे हैं आप। वो ही वॉज ए प्लांट इंजीनियर 24-25 साल की उम्र में। अनफॉर्चुनेटली अभी 1-1.5 साल पहले ही डाइड। आई हैव बीन इन टच विद हिम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और मुझे उनकी पर्सनल बीमारी के बारे में पता भी है सारी बातें, लेकिन वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हर बच्चे में कोई ना कोई नया टैलेंट होता है। जो जो बच्चे म्यूजिक करना चाहते हैं उनके लिए म्यूजिक एक बहुत बड़ा टैलेंट है। जो बच्चे ड्राइंग करना चाहते हैं, मैं अभी जब सुबह सोचा था कि आज मैं क्या बात करूं, तो पहले तो ये बताऊंगा आपके कि रिहेबिलिटेशन के बारे में, कि रिहेबिलिटेशन सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है कि आप हाथ पैर हिला लें, गर्दन हिला लें, सिर्फ यही एक्सरसाइज नहीं है। रिहेबिलिटेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। आप और एक्सरसाइज जो अगर जो कर रहे हैं तो उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैन और मशीन। मुझे पता है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो सोलन में हमारा सेंटर है, वहाँ के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं। उनको ये समझ में आता है कि कौन सी टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कौन से टाइप का एक्सरसाइज करना चाहिए। सिर्फ हाथ पैर हिलाने को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। हर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अपनी एक खासियत होती है,
उसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ मसल्स ज़्यादा वीक होते हैं। अगर जो अगर जो हम अगर जो हम उस पर्टिकुलर मसल्स पे काम करेंगे तो वो मसल ज़्यादा स्ट्रांग होगी और हमारी तकलीफें लंबे टाइम तक और उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो एक तो ये बात। कई बार अब ये हो रहा है कि सिर्फ आदमी जो जो हमको एक्सरसाइज करा रहा है उसकी भी एक लिमिटेशन है। तो मशीन्स आ गई हैं, रोबोट्स आ गए हैं। अब जो आदमी चल नहीं सकते उनके लिए रोबोटिक आ गए हैं, ऐसी ऐसी मशीन आ गई है कि वो आपको सपोर्ट करके चला देंगे। एक पर्टिकुलर मसल को एक्सरसाइज करना है तो रोबोटिक आर्म उस आपको एक्सरसाइज इतना स्पेसिफिकली कराएगा कि जो आदमी नॉर्मल ह्यूमन आपको शायद इतनी एक्सरसाइज नहीं करा पाएगा। और उसमें टारगेटेड अप्रोच है तो ये भी पता चलता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें कितना फायदा हो रहा है, ये भी हम देख सकते हैं। स्पीच थेरेपी भी एक, हालांकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में यूजुअली स्पीच इन्वॉल्व नहीं होता है, तो अगर जो किसी की स्पीच भी इन्वॉल्व हो रही है तो उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। साइकोथेरेपी की बात करें तो जो मैं आपको बात बता रहा था कि मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका लाइफ का नजरिया बदल जाता है और आप उसको आपको दूसरी डायरेक्शन में देखिए अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो लोग एक सब्जेक्ट में अगर अच्छे हैं तो वो टीचिंग को एज ए कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं, और जो लोग ड्राइंग अच्छा से जानते हैं तो ड्राइंग सिखा सकते हैं। आजकल एक और नया अपॉर्चुनिटी जो आया है वो है यूट्यूब, और मैं देखता हूँ कि कंटेंट क्रिएट इज ए वेरी बिग काम। तो अगर जो आपके पास कोई हुनर है, अगर जो आपने कुछ नया सीखा है, अगर जो आप दूसरों को कुछ बता सकते हैं या कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कॉमिक भी हो सकता है, एजुकेशनल भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है। लोग अपने लाइफस्टाइल पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे पता नहीं कौन कौन से चैनल पे बताते हैं और लोग उनसे मोटिवेट होते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक वे ऑफ लाइफ है, ये भी एक तरह का रिहेबिलिटेशन है। तो अगर हम वो भी कर सकते हैं तो वो भी कोई बुराई नहीं है। मेरे पास बहुत यंग लड़के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नहीं होते हैं, लेकिन दूसरी बीमारी से जो अपने बारे में बात करने आते हैं, तो मैं देखता हूँ यंग यूट्यूबर हैं और वो अपने कंटेंट क्रिएट करते हैं और वो अच्छा अपना लाइवलीहुड उससे बना लेते हैं। और आप सब लोग आजकल व्हाट्सएप की मदद से हम सब लोग देखते हैं कि कुछ लोग तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैरियर में उसको अपना एज ए कैरियर बना के बहुत अच्छा करते हैं। तो मेरा ये भी कहना है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज को एक टारगेट ना रखें, आपके विचारों को भी उस तरह से मॉडिफाई करें, वो भी आपको रिहेबिलिटेट करना है, आपके जॉब को भी रिहेबिलिटेट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन आ जाता है। जैसे कि बंसल साहब का एग्जांपल मैंने आपको इसीलिए दिया कि अगर जो हम हमारा टारगेट एजुकेशन, जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, तो वो उसको भी अपना एक टारगेट बना के अचीव कर सकते हैं। और एक हॉलिस्टिक अप्रोच होती है, और मुझे लगता है हॉलिस्टिक अप्रोच ऐसे ही सेंटर पे हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके और IIMD के साथ डॉक्टर चंडोक हैं, डॉक्टर सतीश खादिरकर हैं, डॉक्टर शेफाली गुलाटी एम्स में हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो जिनको अभी हमने सुना भी, भट्टाचार्य सर हैं। तो ये सब लोग देश के बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सपर्ट हैं जो कि हमारे इस सेंटर से जुड़े हुए हैं बहुत बहुत साल से, और इस सेंटर की जो भी नए डेवलपमेंट होते हैं वो आपको बताते हैं। और इस तरह का जो कॉन्क्लेव करने का एक ही मेजर पर्पस है कि हम ये बात करें कि क्या जो हम एग्जिस्टिंग है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या नया डेवलपमेंट हमारे आने वाले समय में हो रहा है। अभी जेनेटिक्स पे हमने 3 लेक्चर सुने हैं, बहुत ही बढ़िया लेक्चर्स थे, और वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी कि बेसिक जो जेनेटिक्स नहीं भी समझता है उसको भी ये पता चलेगा कि क्या जेनेटिक्स होता है। और दूसरी बात ये बड़ा बहुत ही एक्साइटिंग लगता है कि जीन थेरेपी कर लेंगे, लेकिन जीन थेरेपी भी बड़ा आसान चीज़ तो नहीं है। वो अभी ऐसी नेसेंट स्टेज पे या बहुत अर्ली स्टेज पे है कि उसके धीरे धीरे आउटकम हमारे पास आने लगेंगे। और हम सबको बड़ी उम्मीद है कि इस समय रहते हुए हमारे पास बहुत सारे मसल डिसऑर्डर्स के लिए जीन थेरेपी होंगी या और टारगेटेड थेरेपी होंगी, जिससे हम इस बीमारी का निदान कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।